AMT, AMT में तीन तीन पॉइंट रहता तब AMT आता है, जैसे SEZ या 80IA का रिडक्शन या 35AD। ये एक बार चेक कर लेना ये सब चीज़। ये नॉर्मल था, फर्स्ट ईयर का था तो 100% मिलेगा। ये बेसिक सम था, कुछ नहीं देखने का। यहाँ पे बस ये बोला कि ओवरसीज एंटिटी को मिलेगा तो उस AMT उस पर लगेगा या नहीं लगेगा। तो यहाँ पे वाला द प्रोविजन फॉर AMT वुड ऑल्सो बी एप्लीकेबल फॉर द ओवरसीज LLP, हिल्स टैक्स लायबिलिटी वुड रिमेन द सेम। ठीक। दूसरा यहाँ क्वेश्चन था कि मैट फॉरेन कंपनी को लगेगा या नहीं। तो फॉरेन कंपनी को मैट लगने के लिए, नहीं लगने के लिए, AMT नहीं लगने के लिए कंडीशन क्या है। मैट AMT में कंडीशन था ऑल अदर SSC, ये मैट के लिए कंडीशन होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ मैट। तो जो फॉरेन कंपनी है, जिस कंट्री का रेसिडेंट है, फॉरेन कंपनी जिस कंट्री का रेसिडेंट है उसके साथ इंडिया का DTA होना चाहिए और उस कंपनी का PE इंडिया में नहीं होना चाहिए। जिस कंट्री में रेसिडेंट है फॉरेन कंपनी, उस कंट्री के साथ इंडिया का DTA होना चाहिए और PE इंडिया में नहीं होना चाहिए उस कंपनी का, एक कंडीशन। दूसरा, फॉरेन कंपनी जिस कंट्री का रेसिडेंट है उसके साथ इंडिया का DTA नहीं है और किसी भी लॉ के अंडर इस कंपनी को यहाँ में रजिस्टर करने का दरकार नहीं है। इट शुड नॉट रिक्वायर टू सीक रजिस्ट्रेशन अंडर एनी लॉ फॉर टाइम बिगिन फॉर रेसिडेंट टू कंपनी। दूसरा ये हो गया। तीसरा, दो कंडीशन हो गया, तो मैट इस पर अप्लाई नहीं होगा। उसके बाद और दिया है बिजनेस प्रोफेशन के लिए अगर सोनली PGBP का इनकम है और वो सारा इनकम 44B, 44BB, 44BBB या 44BB से ऑफर किया जा रहा है तो उस पर नहीं लगेगा। और ये एक अलग प्रोविजन है, इतना माथा नहीं लगा। ठीक, ये अभी है। ये था 35AD भी था यहाँ पे और SEZ वाला भी था और 35AD भी था। 35AD, अब यहाँ पे 35AD 75 लाख का बिल्डिंग और लैंड मिला के था, तो 10 लाख लैंड था तो सिर्फ बिल्डिंग का अमाउंट पर डिडक्शन मिलेगा। तो अब यही डिडक्शन की वजह से वापस इसका AMT चेक करना पड़ेगा। तो जब AMT चेक कर रहे होंगे तो डिप्रिसिएशन अलाउ करेंगे बिल्डिंग पे, सिर्फ बिल्डिंग पे, जो कि बिल्डिंग का डिप्रिसिएशन रेट 10% है। तो SEZ का डिडक्शन यहाँ पे नॉर्मली 32 निकल गया, ईजी था। डिडक्शन जो निकला ये 75 में से सिर्फ बिल्डिंग का सिर्फ 65 माइनस हुआ, नॉर्मल टैक्स, नॉर्मल प्रोविजन। फिर यहाँ नॉर्मल जो वो इनकम था उसमें ऐड कर दी SEZ वाला। फिर 35 वाला जो ऐड करना था 65 डिडक्शन ऊपर लिए थे, लेकिन इसमें माइनस कर देंगे डिप्रिसिएशन। ये सेकेंड ईयर का था तो सेकेंड ईयर का डिप्रिसिएशन, ये कौन था, फर्स्ट ईयर था इसका, तो फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन 65 पे ही लेना है। 65 पे एक साल का डिप्रिसिएशन 10% माइनस करके चेक किए। अब AMT सरचार्ज LLP वो बाकी सबसे जी। अब यहाँ पे 80IA भी उसके अंदर आता है AMT के अंदर। तो अब 80IA का डिडक्शन लेने के लिए इसको रिटर्न टाइम पे फाइल करना पड़ेगा। ये LLP है, इसका 300 लाख है तो इसको ऑडिट कराना पड़ेगा। ऑडिट कराना पड़ेगा तो इसका ड्यू डेट फिर हो जाएगा 31 अक्टूबर। जब 31 अक्टूबर ड्यू डेट है और ये फाइलिंग कर रहा है 31 अक्टूबर को या फिर 7/12 को, 2 है। तो पहला कंडीशन में क्या होगा, पहला कंडीशन में 80IA का डिडक्शन ग्रॉस टोटल इनकम यहाँ ले रहा है। ठीक है, ये क्या कहानी था, सब इग्नोर मारे। ग्रॉस टोटल इनकम ले रहा, जीते वो डिडक्शन 80IA का माइनस कर दिया, जितना यहाँ 30% सरचार्ज नहीं लगा, 1 करोड़ से एक्सीड नहीं किया, 1 करोड़ ही था, हो गया। फिर AMT में जब लाएंगे तो एक वो आगे डिडक्शन वापस जोड़ दिए 300, अब सरचार्ज लग गया, क्रेडिट ले लिए। अब यहाँ पे जब वो नहीं कर पा रहा था, इससे फाइल नहीं कर पाया उस टाइम पे, तो वापस 300 पे टोटल टैक्स लगा देंगे 30%, तो 90 आ गया, सरचार्ज भी लग गया। लेकिन अगर AMT अगर टाइम पे फाइल करता तो AMT से भी देना पड़ता, अगर तो भी तो AMT का रेट 18.5% ही है, तो उसको बेनिफिट मिल जाता। ऐसे पूरा पे 30% देना पड़ा, वहाँ ऐसे बोलेगा कि AMT में क्या बेनिफिट है, वापस तो ले ही लेता है टैक्स भरा के, लेकिन AMT का रेट 18.5% ही है ना, यहाँ 30% पे देना पड़ा बिफोर आफ्टर डिडक्शन, और AMT पे बिना डिडक्शन का 18.5% पे देना पड़ता।
तो यही था। अब यहाँ पे अगर इसको उपाय ये था कि रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकता था, यानी पहले टाइम पे फाइल कर देते थे रिटर्न और रिवाइज रिटर्न वापस लेट से फाइल कर देता तारीख को, तो रिप्लेस होता सिर्फ ओरिजिनल रिटर्न से सिवाय डेट ऑफ फाइलिंग के, तो फिर वो बच जाता। डन।